इंटूबेशन थेरेपी। ठीक है, ऑक्सीजन हम पेशेंट को किस वक्त देते हैं? जब पेशेंट हाइपोक्सीमिक होता है। हाइपोक्सी और हाइपोक्सीमिक में फ़र्क पता है ना? हाइपोक्सी वाला केमिकल टर्म मतलब टिश्यू पे जब होता है उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं, जब और केमिकल टर्म में हाइपोक्सीमिया जब ब्लड में आप उसको चेक करते हैं। अच्छा, हम कोविड के लिहाज से हम कर रहे हैं। कोविड में हम ये करते हैं कि 90 इज कट ऑफ। ठीक है, अगर 90 से कम है इनका इसका मतलब है कि पेशेंट इज इन सीवियर डिजीज। ठीक है, और अगर 90 से ज़्यादा है लेकिन 94 से कम है तो पेशेंट इज इन मॉडरेट डिजीज, क्योंकि 95 इज नॉर्मल। ठीक, और अगर 94 से ज़्यादा है, 95 या 95 से ज़्यादा है तो पेशेंट इज नॉर्मल हाइपोक्सीमिया नहीं है, उसको नॉर्मल फीवर। आप स्टार्ट किससे आप करेंगे? सबसे पहले आप नेज़ल कैनुला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो FiO2 होती है ब्रीदिंग रूम एयर में कितनी होती है? 0.21 होती है। ठीक है, तो नेज़ल कैनुला का फार्मूला इसका बनाया हुआ है कि सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर 1 से लेकर 6 लीटर तक आप नेज़ल कैनुला से आप दे सकते हैं पेशेंट। ठीक है, 1 लीटर का मतलब ये होता है कि आपने 20% से 0.2 से आपने कर दिया उसको 0.24 पे कर दिया। ठीक है, अगर आप FiO2 0.24 देना चाहते हैं तो आप नेज़ल कैनुला से देंगे। ठीक है, और उसमें कितना आप रखेंगे? 1 लीटर। ठीक, अगर 2 लीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का फ़र्क है। ठीक है, एस्टिमेट किया गया है कि 4 का फ़र्क होगा। पॉइंट 1 लीटर बढ़ाएंगे तो 4 का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, 0.1 इज इक्वल टू 24% या 0.24। ठीक है, फ्रैक्शन में 0.24 हो जाएगा, और 2 लीटर का हो जाएगा 0.28, 3 का हो जाएगा 0.32। ठीक है, 4 लीटर पे हो जाएगा 36%, और 5 में 40, और 6 पे 44%। तो आप मैक्सिमम 44% ऑक्सीजन दे सकते हैं विद नेज़ल कैनुला। अब अगर पीछे से आप जितना मर्जी लीटर ओपन कर दें, ठीक है, उस जो आपका गेज है, तो आप 50 लीटर पे भी अगर खोल दें ऑक्सीजन पेशेंट को उतनी मिलेगी 0.4 या 0.4, रफली 0.4 से ऊपर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको डिज़ायर्ड PaO2 या सेचुरेशन अचीव नहीं होती विद नेज़ल कैनुला, अगला स्टेप क्या होता है आपका? यूजली फेस मास्क होता है, और फेस मास्क का यूज़ तब करेंगे जब आपने 6 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करनी है। ठीक है, 6 लीटर से कम अक्सर लोग फेस मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन पीछे 2 लीटर खुली होती है, उसका फ़ायदा नहीं है। 6 लीटर में तो उसका एक सील बन जाती है ना, तो उसके अंदर ऑक्सीजन इकट्ठी होनी चाहिए, जो मास्क है। तो 6 लीटर आप ओपन करेंगे, और 6 से 8 के ऊपर जाएंगे तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब 7 लीटर में आपको 48% मिलेगी, 8 लीटर में आपको मिलेगी 52%। ठीक है, मे भी 56 अगर बहुत ज़्यादा तेज़ खोलेंगे 56% या 0.56 फ्रैक्शन FiO2 आपको शायद मिल जाए, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो फिर क्या आप करेंगे? एक ऑप्शन है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी का मैक्सिमम जो होता है ना, ग्रीन वाला, ये होता है 60%। ठीक है, अब हम अच्छा, ऑक्सीजन थेरेपी में 2 चीज़ें मेन जो डिफरेंस होती है वो ये होती है कि आपने ऑक्सीजन कंट्रोल देनी है या विदाउट एनी कंट्रोल देनी है, अनकंट्रोल देनी है। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि आपको उसकी वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, कि CO2 का ख्याल रखें। जहाँ CO2 ज़्यादा है यानी कि टाइप 2 स्टैटिक है, उसमें ऑक्सीजन आपने कंट्रोल देनी है, क्योंकि आपने ज़्यादा ऑक्सीजन दी तो हाइपोक्सिमिक जो ड्राइव होती है वो आपने ख़त्म कर देनी है, और पेशेंट को ज़्यादा वेंटिलेशन उसकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल ऑक्सीजन के लिए आपके पास सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी है? वेंचुरी वेंचुरी है। अगर वेंचुरी नहीं हो तो फिर क्या आप देंगे? नेजल कैनुला। क्योंकि उसमें आपने 0.4 से ज़्यादा वैसे ही नहीं होनी। ठीक है, अगर कोई पूरा पीछे से खोल भी दे तो 0.44 से ज़्यादा वैसी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो नेज़ल कैनुला लगा दें, या बेहतर यह है कि आप वेंचुरी यूज़ करें। ठीक है, तो वेंचुरी में सबसे बड़ा कौन सा होता है? 60%। अगर आपने पेशेंट को 60% ऑक्सीजन देनी है, आपके ख्याल में 60% या 0.6 FiO2 से पेशेंट की पोजीशन ठीक हो जाती है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? ग्रीन वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, या टाइप 2 फेलियर है तो फिर भी आप वेंचुरी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट की ऑक्सीजनेशन फिर भी टारगेट पे नहीं आती तो फिर क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ये नॉन रिड्यूसिंग मास का मतलब क्या है? अच्छा, वेंचुरी का ये बताया ना, वेंचुरी का प्रिंसिपल क्या होता है? अब इस ग्रीन को किस तरह पता कि इसमें 60% जानी चाहिए, और इस रेड को किस तरह पता कि इसमें 40% जानी चाहिए?
इसमें क्या लिखा होता है कि 40, इसमें लिखा होता है ना 40%, वो ऑक्सीजन तो नहीं पड़ती कि 40% ही मैंने जानी है पेशेंट को। इसमें क्या प्रिंसिपल है, वेंचुरी लॉ कहते हैं ना, वेंचुरी प्रिंसिपल होता है, ठीक है। वेंचुरी प्रिंसिपल ये होता है कि अगर एक कमरा है, ठीक है, एक तरफ से गर्म हवा आ रही है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, उसके दो डोर्स हैं। अगर आप गर्म हवा वाला डोर ज़्यादा खोलते हैं और ठंडी हवा वाला डोर कम खोलते हैं तो कमरे में जो एयर होगी वो कौन सी होगी, गरम। जो ज़्यादा डोर खोला होगा गर्म होगी, ठीक है। अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो ठंडी हवा वाला डोर ज़्यादा खोलेंगे और गर्म वाला कम खोलेंगे तो ठंडी हवा ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन का होता है, इसके अंदर वाल्व लगा होता है। अगर ऑक्सीजन की इंटेनमेंट ज़्यादा होगी तो उसमें परसेंटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एयर की इंटेनमेंट ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसके होल के मुताबिक इसके अंदर वाल्व होता है, उस होल से पता लगता है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा, अगर एयर जितनी, इसमें एयर सबसे कम जा रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है। उन्होंने इस तरह होल रखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% एयर जा रही है, ठीक है। तो जो आप इसका होल बढ़ाते जाते हैं उतने ही आपने ऑक्सीजन का फ्लो भी पीछे से आप बढ़ाना है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मीटर तक होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर आपको 60% ऑक्सीजन दे के भी फिर भी आपकी ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं होती, FiO2 आपकी सेचुरेशन इंप्रूव नहीं होती, तो फिर क्या आप करेंगे, नॉन रीब्रीदर यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉन रीब्रीदर का प्रिंसिपल क्या होता है ना, बात होती है ना। इसके साथ क्या लगा होता है, बैग का क्या मकसद होता है, इसको क्या कहते हैं, बैग, रिजर्वायर। इसका मतलब है कि पहले ऑक्सीजन जाती है बैग में, ठीक है। इसके अंदर वाल्व इस तरह होता है कि पहले जब ऑक्सीजन खोलते हैं ऑक्सीजन 12 लीटर से ज़्यादा ओपन करनी चाहिए ताकि बैग फुल हो जाए। अक्सर ये होता है कि इधर मास्क लगा होता है, ठीक है, नॉन रीब्रीदर ऑक्सीजन पीछे 6 लीटर 7 लीटर खोली होती है, उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 12 से ज़्यादा ओपन होनी चाहिए पीछे से गेज, और पहले रिजर्वायर बैग फिल होना चाहिए, ठीक है। उसमें जाती ही पहले रिजर्वायर बैग में, ठीक है ना। और रिजर्वायर बैग से पेशेंट इनहेल करता है, इट मीन कि वो इनहेल करता है क्लोज टू 100% ऑक्सीजन, लेकिन प्रैक्टिकली 0.9, 0.8 to 0.9 उसको मिलती होती है। अगर आपने पेशेंट, अच्छा, अब पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक पेशेंट शैलो ब्रीदिंग कर रहा है या एक पेशेंट रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है तो ऑक्सीजन जो इंटेन कर रहा है वो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। एक पेशेंट अगर खास कर 30 पे ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी 30 है और एक पेशेंट का 14 है, कौन सा पेशेंट ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा होगा एक ही डिवाइस से, 14 वाला, ठीक है। क्योंकि जो 30 वाला है वो एयर ज़्यादा इंटेन कर रहा है, क्योंकि वो रैपिडली ब्रीथ कर रहा है तो एयर ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे COPD के पेशेंट अक्सर, अगर तो टिकटने को इतना फ़र्क नहीं होता नेज़ल, अगर वो टिकटने नहीं है, शैलो ब्रीदिंग है, इवन नेज़ल से भी हो सकता है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। इसलिए वेंचुरी इज बेटर, तो उसमें कैलकुलेशन जा रही है, ठीक है। तो नॉन रीब्रीदर से भी अगर पेशेंट ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, CPAP, फिर BiPAP। फिर आप प्रेशर से ऑक्सीजन देंगे, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यूज़ करेंगे ताकि आप क्लोज टू 100% ऑक्सीजन उसको दे दें, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास CPAP डिवाइस, CPAP का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। आप एक प्रेशर वॉल के लिए प्रेशर से आप उसको एयर देंगे, ठीक है। और CPAP और BiPAP का फ़र्क ये होता है कि BiPAP में बाई लेवल, BiPAP असल में टर्म होती है BPAP, ठीक है। BiPAP इज अ ट्रेड नेम, तो BPAP का मतलब होता है कि बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, जिसमें फ़र्क होता है। तो फ़र्क इसमें होता है इंस्पिरेटरी प्रेशर में और एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो इट इज़ ट्रू वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तब होती है जब प्रेशर सपोर्ट हो। प्रेशर सपोर्ट इज डिफरेंस बिटवीन IPAP एंड EPAP इज कॉल्ड प्रेशर सपोर्ट, ठीक है। CPAP आपका सिर्फ अपर एयर वे के जो है ना उसको खोलता है, जो स्प्लिंट है, स्प्लिंट का काम एक देता है, उसको कोलैप्स होने से रोकता है, ठीक है। और आपके एल्वुलाई जो है उसको ओपन रखता है। तो सिर्फ ऑक्सीजनेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो आपने CPAP यूज़ करना है, ठीक है। अगर पेशेंट की ब्रीदिंग अच्छी नहीं है, COPD है या टाइप 2 फेलियर है, फिर आपको वेंटिलेशन भी चाहिए, आपको पंप एक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए आपने BiPAP यूज़ करना है ताकि उसकी CO2 वॉश करे। तो जब आपने ऑक्सीजन देनी है तो आपने CPAP यूज़ करना है, और जब आपने CO2 वॉश करनी है तो फिर आपने BiPAP यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, CPAP आप जब स्टार्ट करते हैं तो किस प्रेशर पे स्टार्ट करना चाहिए, प्रेशर जो सेंटीमीटर ऑफ वाटर में करते हैं, सबसे लोअर प्रेशर क्या होता है, 5। जहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम नहीं करते, हम अक्सर, मतलब मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होता है ना, क्योंकि पेशेंट की टॉलरेंस आपने देखनी होती है, ठीक है। अगर पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर रहा तो आपने 10 प्रेशर देने का फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो यूजली रिकमेंडेड ये है कि अगर पेशेंट थिन और लीन है तो 4 CPAP पे आप स्टार्ट करें, ठीक है। अगर पेशेंट ओबीज है या बहुत ज़्यादा उसको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, pH बहुत ज़्यादा कम है, फिर आप 6 या 7 से स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है। CO2 अगर ज़्यादा है तो आपने बाईपैप स्टार्ट करना है। अगर CO2 का इशू नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन का इशू है, तो फिर आपने CPAP लेना है। ठीक है, इसका फ़र्क समझ आ गई है। फर्स्ट किया आपने एक ही यूज़ करना है, आपने कंफ्यूजन नहीं करनी बीच में, मतलब बाईपैप CPAP तो एक ही, मतलब आप सब में बाईपैप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मतलब हर्ज नहीं है। तो आइडियली आप स्टार्ट करेंगे 4 और 12 से, ठीक है, ताकि पेशेंट टॉलरेट कर ले। तो सबसे ज़्यादा मसला जो होता है वो पेशेंट, वो पहली हाइपोक्सिक होता है, कंफ्यूज होता है, रेस्टलेस होता है, तो उसके लिए टॉलरेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो पेशेंट टॉलरेट कर ले तो आप सबसे पहले आप प्रेशर कम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर 4/12 के बाद हाफ आवर के बाद आप उसकी ABGs करें, या आप एक्सपायरी डेट से अंदाज़ा लगा लें कि पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ABGs आपके डिज़ायर के मुताबिक हैं, इम्प्रूव हो रही है, तो आप प्रेशर उतनी रखिए। अगर आपके डिज़ायरेबल लेवल तक नहीं हो रही तो आप प्रेशर को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रेशर बढ़ाने में अक्सर हम गलती करते हैं। हमारे पास 2 डिवाइसेज हैं ना बाईपैप की, एक हमारे पास वेंटिलेटर है जिससे NIV का मोड होता है, एक हमारे पास बाईपैप मशीन है। ठीक है, बाईपैप मशीन में तो लिखा हुआ है IPAP सेट करें और EPAP सेट करें। ठीक है, उसमें टाइटल वॉल्यूम सेट करें और 3 मोड दिए हुए हैं। कौन कौन से मोड है? S/T है एक, S/T एंड AVAP। ठीक है, जो मशीन है उस पर NIV is बाईपैप, ठीक है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन इज बाईपैप। लेकिन उसमें EPAP नहीं लिखा हुआ, उसमें EPAP तो लिखा हुआ है लेकिन IPAP नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह PS लिखा हुआ है। ठीक है, तो अक्सर जब मैं कहता हूँ ना कि आप यूज़ करें 5/15, तो 90% चीज़ों में क्या होता है कि आप 15 PS लोग 15 PS लीव कर होते हैं, विच इज़ वेरी हाई। 5/15 का मतलब है PS कितना? 10। ठीक है, तो EPAP और IPAP का डिफरेंस जो होता है वो होता है PS, प्रेशर स्कोर। जब 5/15 का आ जाए इसका मतलब है आपने प्रेशर EPAP या PEEP जो है, PEEP इज फॉर इन्वेसिव वेंटिलेशन, उसी का जो मुतबादल है वो CPAP या EPAP है। ठीक है, विच इज़ फॉर NIV। तो आपने 5/15 का मतलब है कि आपने EPAP कितना रखना है 5, और प्रेशर स्कोर कितना रखना है 10। तो अगर आपके पास बाईपैप मशीन है तो उसमें बाईपैप में IPAP आपने 15 रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग उसको 20 मतलब 15-20 से स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट टॉलरेट नहीं करता। इसी तरह EPAP जो है ना वो कम से इसके आप स्टार्ट करें और ग्रेजुअली उसको बिल्ड करें। ठीक है, उसके अलावा मतलब अगर उसमें भी मतलब पेशेंट ओबीज है तो यू कैन स्टार्ट विद 16/5 या 5/15, 16/12। ठीक है, अच्छा, अब आपने उसको सेट किस तरह करना है? अगर आपको ऑक्सीजनेशन चाहिए, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, फिर आप IPAP बढ़ाएंगे या EPAP बढ़ाएंगे? EPAP बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक पेशेंट को 5/15 दिया हुआ है, ठीक है, उसकी आप ABGs करते हैं, उसकी CO2 वॉश हो गई, ठीक है, PO2 उसकी 50 आ रही है, इसका मतलब PO2 कम है अभी, CO2 का मसला आपने हल कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपने उसको वेंटिलेशन दी है ना, तो प्रेशर स्कोर का मतलब वेंटिलेशन, एयर जा रही है, वॉश आउट हो रही है। तो अब आप उसको EPAP बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो। तो आप EPAP कितना आप करेंगे? 5 EPAP था, 15 जो है वो उसका IPAP था। EPAP कितना आप करेंगे? 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, 2 का बढ़ा दिया करें, 2 तो कहते हैं 1 कर दें, 2 करें, तो IPAP तो उसका EPAP कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आपने EPAP 7 किया है उससे नुकसान क्या हुआ? आपका प्रेशर स्कोर कम हो गया है ना। 5/15 में EPAP 5 था तो प्रेशर स्कोर कितनी थी? 10। और 5 आपने 15/7 कर दिया है तो प्रेशर स्कोर कितनी हो गई है? 8 हो गई है। इट मीन कि आपने ऑक्सीजनेशन तो इम्प्रूव किया लेकिन आपने दोबारा उसकी वेंटिलेशन को आपने ख़राब कर दिया। तो जब भी आप EPAP बढ़ाएं उसी ही प्रोपोर्शन पे आपने IPAP भी बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपने EPAP 7 किया है तो IPAP को आपने 17 करना है ताकि वो जो डिफरेंस है, जो प्रेशर सपोर्ट है, वो कायम रहे। ठीक है, अब इसकी मतलब इंडिकेशन देख लेते हैं। CPAP की इंडिकेशन क्या होती है? सर ये CPAP हर उस कंडीशन में देंगे जहाँ आपको सिर्फ ऑक्सीजनेशन का मसला है, जहाँ आपको पंप फेलियर या वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जहाँ CO2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आपने CPAP देना है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जिसके लिए CPAP बना था वो था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है, यहाँ पर एयरवे कोलैप्स हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप, ताकि वो स्प्रिंट का काम दे, अपर एयरवे ओपन रखे बिकॉज ऑफ प्रेशर। जब एक्सपायर करें पूरा एक्सपायरेशन ना हो, प्रेशर रहे एयरवेज में तो एयरवेज क्लोज ना हो, सेपरेट। ठीक है, इसके अलावा CPAP का रोल हम यूज़ करते रहते हैं ना पल्मोनरी एडिमा में। ठीक है, इसके अलावा
नमूनिया में, हाइपोक्सीमिया हो, बायलैटरल नमूनिया स्पेशली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाईपैप की इंडिकेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो, चाहे वो एडवांस स्टेज ऑफ पल्मोनरी एडीमा हो जाए, ठीक है, आईएलडी की एडवांस स्टेज हो, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है? CO2, ठीक है, या किसी भी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइपोक्सीमिया है तो आप एहतियात के लिए बाईपैप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सेटिंग का प्रॉब्लम है सीपैप, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, ये प्रेशर सपोर्ट है, इसका क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन द आईपैप। आप पेशेंट को टाइटल वॉल्यूम दे रहे हैं, सीपैप में आप सिर्फ उसका एयरवे को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आप जब बाईपैप यूज़ करते हैं तो आप उसको टाइटल वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर बाईपैप 15/5 कर रहे हैं तो आपने 10 लीटर्स उसका 10 प्रेशर सेंटीमीटर प्रेशर से आप उसको टाइटल वॉल्यूम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो वेंटिलेशन में भी काम करता है, जैसा वेंटिलेटर काम करता है उसी पे है। अक्सर लोग मोड्स चेंज नहीं करते ना, ठीक है। बाईपैप और इन्वेसिव वेंटिलेशन में फ़र्क क्या है कि बाईपैप सिर्फ आपकी जो अपनी रेस्पिरेशन है उसके एडिशन टाइटल वॉल्यूम देता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट की ब्रीदिंग वीक होती है, ठीक है, इसीलिए CO2 उसका बिल्ड होता है ना, उसको ऑगमेंट करता है, उसके टाइटल वॉल्यूम को, उसकी रेस्पिरेशन को ऑगमेंट करता है ताकि वो टाइटल वॉल्यूम मिले, एयर एक्सचेंज ज़्यादा हो और CO2 वॉश हो, ठीक है। यानी कि पेशेंट विल हैव टू ट्रिगर हिज ओन ब्रेथ ऑन बाईपैप, ठीक है। जबकि इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको पूरा सेडेट कर रहे हैं, सारा कुछ वेंटिलेटर पे आप छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बाईपैप के लिए पेशेंट की अपनी ब्रीदिंग एफर्ट होना ज़रूरी होता है। उसमें कुछ नए मोड्स हैं, AVAPS वगैरह, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट। उसमें कुछ ना कुछ वेंटिलेटर जो होता है बाईपैप मशीन वो भी पेशेंट को सपोर्ट करती है, मतलब वेंटिलेशन, लेकिन इतने अच्छा 100% सपोर्ट नहीं करती है कि कुछ ना कुछ वो ट्रिगर करती है उसकी बगैर। लेकिन मेनली बाईपैप उन लोगों में देंगे जहाँ पेशेंट की अपनी रिस्पायरेटरी एफर्ट होनी चाहिए। अगर पेशेंट की अपनी रिस्पायरेटरी एफर्ट नहीं है, उसकी रिस्पायरेटरी रेट 4 है, 5 है, बिल्कुल ड्राउजी है, ठीक है, उसमें बाईपैप देने का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा कि पेशेंट टॉलरेट नहीं करेगा, आप उसका मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, ट्रिगर नहीं कर रहा तो खराब, तो उसको फिर आप वेंटिलेट करें, ठीक है। तो उसकी कंट्राइंडिकेशंस में क्या क्या आ गया कि पेशेंट इज़ वेरी ड्राउजी, इरिटेबल, या साइकेट्रिक पेशेंट है, या वॉमिटिंग कर रहा है, अपर जी ब्लीड हो रही है, या उसकी फेशियल डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से आप उसका मास्क फिट नहीं कर सकते, या अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन है, इन तमाम कंडीशन में आप बाईपैप यूज़ नहीं करेंगे, इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये थिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का इसका आया ना समझ के कि आपने एस्केलेशन किस तरह करना है। अच्छा, आप मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर टाइप 2 फेलियर का एक पेशेंट आता है, ठीक है, आपका CO2 बहुत ज़्यादा है, pH बहुत कम है, सिरोसिस है, उसमें आप इनमें से कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? वेंचुरी। ये अक्सर एक कॉमन जो नॉन मेडिकल के लोग होते हैं ना, जो CMO में बैठते हैं, अक्सर एक होता है पेशेंट COPD का आता है, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है, ठीक है। COPD का आता है पेशेंट, वो रेस्टलेस होता है कॉन्शियस है, ठीक है, वो शोर कर रहा होता है, उसको ऑक्सीजन लग जाती है और बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, बिल्कुल स्कून में आ जाता है। क्या होता है उसको? हाइपर ऑक्सीजन मिल जाती है, स्कून में नहीं आता, उसका CO2 और ज़्यादा बिल्ड हो जाती है और वो ड्राउजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए होता है कि उसका बहुत ज़्यादा आप ऑक्सीजन दे देते हैं। तो COPD का पेशेंट एक्यूट रिस्पिरेटरी सिरोसिस के साथ आता है, तो उसमें कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? वेंचुरी नहीं है तो फिर कौन सी करेंगे? नेज़ल, ठीक है। और आइडियली वेंचुरी शुड बी यूज, ठीक है ना, ताकि उसकी आप ऑक्सीजन कंट्रोल दें, ठीक है। तो अगर एक अच्छा, इसके अलावा आपने किस तरह डिसाइड करना है कि पेशेंट को क्या डिवाइस चाहिए, CPAP चाहिए, बाईपैप चाहिए, उसमें कुछ फार्मूले भी होते हैं ना, ठीक है। एक होता है PF रेशो। PF रेशो क्या होती है? वहाँ पे हम करते हैं ना, PF रेशो क्या होती है? ठीक है, P का मतलब है PaO2 डिवाइडेड बाय, अगर PaO2 60 है, ठीक है, और उसकी FiO2 0.4 दे रहे हैं तो 60/0.4 हो जाएगी उसकी, ठीक है, 60/0.4 कितनी 120 हो जाएगी, कितनी बनती है ना, ठीक है। तो PF रेशो का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑक्सीजनेशन लेवल का पता लगता है, उसकी हाइपोक्सिमिया कितना सीवियर है, और दूसरा अगर पेशेंट का ARDS का क्राइटेरिया पूरा है तो आप उसकी ARDS की सिवियरिटी देख सकते हैं, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है ना। माइल्ड ARDS क्या होता है? 200 से 300 के दरमियान FiO2 PF रेशो, ठीक है। मॉडरेट होता है 100 है 200 के दरमियान, और सीवियर होता है लेस दैन 100 अगर PF रेशो, ठीक है। लेकिन PF रेशो आपको ये नहीं बताता कि पेशेंट की रिस्पिरेटरी एफर्ट कैसा है या उसकी रिस्पिरेटरी रेट कैसा है, ठीक है। मिसाल देता हूँ, थर्ड एक पेशेंट आता है और रिस्पिरेटरी रेट उसका 35 है, ऑक्सीजनेशन सैट्स 80 है रूम एयर पे, आप उसको देते हैं वेंचुरी, ठीक है, उसका ऑक्सीजन हो जाती है 90+,
लेकिन एक्सपायरी डेट उसका ठीक नहीं होता, उसको क्या क्या प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब उसकी सैट तो ठीक होगी, 90% होगी, 91% होगी, इवेंचुअली आपने 40 पे लगाया है, ठीक है, एक्सपायरी डेट फिर भी 34-35 है, क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है? हाइपरवेंटिलेट मतलब कर वो लेंगे। उतनी सैट्स मेंटेन करने के लिए उसके रिस्पायरेटरी मसल एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा हुआ है। Yes. अगर यही वर्क ऑफ ब्रीदिंग उसका कंटिन्यूस रहता है, लंग उसके डैमेज हुए हैं, ख़राब हुए हैं, ठीक है, यही वर्क ऑफ ब्रीदिंग कंटिन्यूस अगर रहता है ओवर द पीरियड ऑफ आवर्स टू डेज या फ्यू आवर्स, क्या हो जाएगा, वो ही विल टायर आउट, वो उसकी सैट दोबारा ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी और फिर होता है आपको वेंटिलेट करना पड़े। तो आपने उसकी रिस्पायरेटरी रेट को भी कंट्रोल करना है। इनमें से कोई डिवाइस भी आइडियली रिस्पायरेटरी रेट कंट्रोल नहीं करती। कुछ लोगों में हो जाता है इनिशियली, जब ऑक्सीडेशन पूरी होती है तो वो रिस्पायरेटरी ड्राइव कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन एडवांस स्टेज पे रिस्पायरेटरी ड्राइव कम नहीं होती, ठीक है, जब एडवांस स्टेज होती है तो रिस्पायरेटरी ड्राइव कम नहीं होती आपकी, पेशेंट कितनिक रहता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है रॉक्स इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। रॉक्स इंडेक्स का क्या है आप बताइए, हमने किया ना, आप करते थे ना, कैसे? सबसे पहले क्या होता है, सैचुरेशन डिवाइड बाय FiO2 डिवाइड बाय रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है। उसका एक ये है, अगर लेस देन 3.85 हो जाए ना, उस वक्त आपको या तो CPAP अटैच करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट उसके बाद क्लैश कर जाएगा, या आप इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो CPAP का ये फ़ायदा है या BiPAP का ये फ़ायदा है कि पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, और उसको असिस्ट करता है। तो रिस्पायरेटरी मसल फटीग होने से बचाती है। इन तमाम डिवाइस से ज़्यादा अच्छी कौन सी जाती है, CPAP, ठीक है। तो CPAP रिस्पायरेटरी मसल का काम करता है, उसने खुद से एयर देनी है, पेशेंट ने सिर्फ ट्रिगर करना है, बाकी सारा काम CPAP मशीन ने करना है। तो पेशेंट रिस्पायरेटरी फटीग में नहीं जाएगा और पेशेंट विल कम आउट ऑफ इस हाइपोक्सीमिया फास्टर एंड क्विकर इन अ बेटर वे, ठीक है। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी मतलब पेशेंट की सैट्स इंप्रूव नहीं हो रही या रॉक्स इंप्रूव नहीं हो रहा, तो आखिरी हाल में फिर आप वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है। तो CPAP BiPAP का मकसद ये है कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन से बचाया जाए, ठीक है। तो अक्सर COPD में कहते हैं कि 80% पेशेंट्स कैन मैकेनिकल वेंटिलेशन कैन बी प्रिवेंटेड अप टू 80%, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अगर BiPAP लगा दे टाइम पे 80% वेंटिलेशन आप बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको आया, समझ आया, आइडिया हुआ है? ये कौन सा कलर है, ये येलो में कितनी % होती है, ये वैसे याद करना मुश्किल होता है। अभी डॉक्टर उमर ने फार्मूला अभी फॉर्मूला सबसे ये बड़ा 60% होता है, 40, उसके बाद 35, 31, 28 और 24, ठीक है। पीप तो इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की होती है ना, हाँ जाहिर है, पीप का एडवर्स इफेक्ट भी होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे और बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीटेड है तो फिर क्या होगा, जब पीप अप्लाई करेंगे तो उसकी वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, पहले वॉल्यूम डिप्लीटेड है, वीनस रिटर्न और कम होगा तो उसकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी और BP कम हो जाएगा। अगर पेशेंट फिल्ड है, उसको पीछे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम डिप्लीटेड नहीं है, तो फिर उसका आफ्टर लोड इंप्रूव होगा, ठीक है, और फ्री लोड कम होगा तो उससे पल्मोनरी एडिमा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट आपने बैलेंस करना होता है, क्योंकि कई दफ़ा आप ऑक्सीजनेशन बढ़ाते हैं और पीप भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन पीप से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होती है और पेशेंट की ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है, ऊपर से आपकी सैट्स ठीक आ रही है, लेकिन पेशेंट का टिश्यू अपोक्सी हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को आपने बैलेंस करना होता है, ठीक है। वो एडवांस चीज़ है, बाद में भी करेंगे, ठीक है जी।